नमस्कार दोस्तों, मैं केशव झा। स्वागत है आप सभी का महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए आप सबों के लिए टैक्स ऑडिट चेकलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स ऑडिट क्या होता है। टैक्स ऑडिट चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती है। सीए को डाटा भेजने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो हमारे सीए होते हैं वो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। जो हमें ऑडिट के टाइम पे दिक्कत होती है, जो हमें टैक्स ऑडिट के टाइम पे जो वो चीज़ चेक लिस्ट करते हैं उस टाइम पे फाइनलाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो हमें इसे पहले से क्लियर करना होता है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों, अगर बता दूं कि ये काम क्लाइंट्स का होता है, सीए का नहीं होता है। जो भी सीए होते हैं, जो टैक्स ऑडिट करते हैं, उनका काम होता है कि जो आपने टैक्स ऑडिट की जो फॉर्म है उसे आप लोगों ने सही से भर के दिया है, उनका काम होता है चेक करना, वेरीफाई करना। तो अगर क्लाइंट तो काम करता नहीं है, क्लाइंट अपने काम के लिए अकाउंटेंट रखता है। तो बेसिकली ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, क्योंकि ये खास करके अकाउंटेंट्स के लिए है कि आपको टैक्स ऑडिट में क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी है, ताकि जब आप सीए के पास जाओ, जब आप अपनी ऑडिट टैक्स ऑडिट कराने जाओ, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे फेस ना करना पड़े। तो आइए दोस्तों, कुछ चेकलिस्ट हमने तैयार किया है कि एक सीए जो होते हैं वो टैक्स ऑडिट में क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें चेक करते हैं, जो आपको जानना चाहिए, ताकि जब आप टैक्स ऑडिट के लिए जाओ तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, 25 पॉइंट हमने नोट्स किए हैं दोस्तों। ये पॉइंट जब आप टैक्स ऑडिट के लिए जाओ तो ये पॉइंट्स जो है पहले से क्लियर करके जाओ, ताकि जब आप वहां पे जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये उसकी समरी है। अभी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं आप दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों कि चेक ओपनिंग बैलेंस विथ लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम 3CV एनेक्सर 1। जो हमारा पहला चेकलिस्ट है दोस्तों, वो ये कहता है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है उसे आपको वेरीफाई करना है कि वो सही सही डले हुए हैं या नहीं। ठीक है, अब आप इसको कैसे चेक करोगे दोस्तों? जो आपका लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट जो आपका लास्ट ईयर का ऑडिटेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें डालनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। यहाँ मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ओपनिंग बैलेंस ठीक है या नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे। दोस्तों, आपको सिंपली ट्रायल बैलेंस खोल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, लेजर और ग्रुप दिया हुआ है दोस्तों। मतलब कि जब आप अपना ट्रायल बैलेंस खोलोगे बुक्स में, तो आप सिंपल जो 1 तारीख का डेट होता है, जैसे कि जो मान लीजिए 31 मार्च 2024 का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, वो 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। यही होना चाहिए ना दोस्तों। तो जो आपका बैलेंस शीट में 31 मार्च 2024 का जो भी आ रहा था क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ पे आपका ओपनिंग आना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस खोल के आप सिंपली देख लोगे 1 तारीख के डेट में कि जो भी आपका 31 मार्च को बैलेंस था, क्या वही बैलेंस आपका आ रहा है या नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग ऑन करके देख लोगे। ठीक है, F12 दबा के आप जब टैली में ओपनिंग ऑन कर लोगे दोस्तों, तो आपको दिख जाएगा कि जो आपका क्लोजिंग था वो आपका ओपनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इसे और ज्यादा बेसिकली वास्ट डिटेल्स में समझना चाहते हो, तो मैंने जो फॉर्मेट दिया है दोस्तों, इस फॉर्मेट पे आप वर्किंग करके आप ये पता लगा सकते हो कि कहाँ डिफरेंस है, कहाँ गलत है, कहाँ क्या है, नहीं है। ठीक है, सारे लेजर्स को आप एक तरफ लिख लोगे, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था प्रीवियस ईयर में, जो बैलेंस शीट में था, वो यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे। और ओपनिंग बैलेंस जो आपके बुक्स में टैली में आ रहा है, उसे यहाँ पे नोट डाउन करोगे और दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा ऐसा लेजर है जिसकी वजह से ये डिफरेंस खड़ा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि आप अपना ओपनिंग बैलेंस इस तरह से चेक कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई डिफरेंस ना रहे। तब ताकि जब भी आप अपने टैक्स ऑडिट कराने के लिए अपने सीए के पास जाओ, तो वहां पे उनसे डांट ना सुननी पड़े, उनसे ये ना उस टाइम पे आपको ये ठीक ना करना पड़े, उस टाइम पे ज्यादा टाइम लॉस ना हो आपका। तो ये सब चीजें आपको पहले से क्लियर करके जाना चाहिए। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि वेदर टैक्सेबल टर्नओवर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच विथ जीएसटी रिटर्न्स। इफ नो, प्रोवाइड रिकंसिलिएशन एज पर अटैच्ड शीट एनेक्सर टू ए। दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारा ये कहना है कि जो आपके बुक्स में सेल्स आ रही है, टर्नओवर आ रही है,
जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखती है, वो आपके जीएसटी पोर्टल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। ये आपको वर्किंग बना के चेक कर लेना है मंथ वाइज, कि जो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स दिखाई है, जो भी रेवेन्यू दिखाई है, जो भी टर्नओवर दिखाई है, वो आपके जीएसटी पोर्टल में जो आपने रिपोर्ट किया है जीएसटी R1 में, 12 मंथ का टोटल जो आपके जीएसटी R1 में आ रहा है, आपके जीएसटी पोर्टल पे आ रहा है, क्या वही चीज सेम चीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है। इसके लिए दोस्तों मैंने कुछ फॉर्मेट्स बना के आप लोगों को दिया है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको वहां से रिकनसाइल करनी है। अगर कुछ मैच नहीं है तो आपको रिकनसाइल करना है कि जो आपके जीएसटी पोर्टल पे R1 में सेल की फिगर आ रही है, क्या वो बुक्स में आ रही है। जो आपका आउटपुट टैक्स है बुक्स में, क्या वही आपके पोर्टल पे आ रहा है। जो आपका इनपुट टैक्स है बुक्स में, क्या वही आपके पोर्टल पे आ रहा है। क्या जो आरसीएम की लायबिलिटी है वो सेम है। ये सारी चीजें, इसका डिफरेंस निकालना, सारी चीजें करना आपको दोस्तों जरूरी है, रिकनसाइल करना है। ये बेसिकली मैच होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसकी वर्किंग पहले से बना लें, पहले से सारी चीजें चेक कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर क्या मिस्टेक्स है। उसको बनाने के लिए दोस्तों कुछ फॉर्मेट इस तरह से भी होता है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप मंथ सेलेक्ट कर लोगे, 12 मंथ्स, ठीक है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। फिर दोस्तों टर्नओवर एज पर जीएसटी R1, जो आपके जीएसटी पोर्टल पे R1 में टर्नओवर आ रहा है वो लेते जाओगे दोस्तों। फिर टर्नओवर एज पर जीएसटी R1 आउटपुट, जो आपके जीएसटी R1 में आउटपुट आ रहा है दोस्तों वो यहाँ पर ले लोगे। टर्नओवर एज पर जीएसटी R3B में जो टर्नओवर आ रहा है वो ले लोगे। जीएसटी R3B में जो आउटपुट आ रहा है वो ले लोगे। अब इन सब का डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे कि बुक्स में और पोर्टल में क्या डिफरेंस है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इनपुट का कर लोगे दोस्तों, बुक्स का इनपुट देख लोगे और जीएसटी पोर्टल का इनपुट एक तरफ ये देख लोगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ वर्किंग के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इसका कंक्लूजन आगे हम दिखाते हैं दोस्तों कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट कहता है वो कहता है कि वेदर आईटीसी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट मैच विद जीएसटी रिटर्न्स, इफ नो प्रोवाइड रिकंसिलिएशन एज पर अटैच्ड शीट एनेक्सर टू सी। कहता है कि जो आपके बुक्स में इनपुट टैक्स आपने दिखा रखा है, क्या वही इनपुट आपके जीएसटी पोर्टल पे शो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या कारण है जो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको अपनी वर्किंग बनानी होगी आईटीसी की, कि जो आपने बुक्स में आईटीसी दिखाई है वो जीएसटीआर 3बी में क्या दिख रहा है, जीएसटीआर 2ए में क्या दिख रहा है, जीएसटीआर 2बी में क्या दिख रहा है। सबको जब आप एक वर्किंग बनाओगे, एक जगह पे लाके देखोगे और प्लस माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस आ रही है। अगर आप उसे सीए साहब के पास जाने से पहले चेक कर लेते हो, सारी चीजें ठीक कर लेते हो, तो वहां जाने के बाद आपको ये पॉइंट्स, ये क्वेरी रेज नहीं होगी और आपका समय बचेगा। ठीक है, स्टेप 8 कहता है कि रिकंसिलिएशन ऑफ रिवर्स चार्ज आईटीसी एंड आईटीसी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3बी। कहता है कि जो आपका रिवर्स चार्ज है आईटीसी ऑन इंपोर्ट्स, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो जो आपके बुक्स में और जो आपके पोर्टल पे जो डिफरेंस आ रहा है उसे आप चेकआउट करोगे कि कहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या चीज़ हमारा छूट गया है या क्या चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ले रखी है। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है और सीए साहब के पास जाने से पहले आपको वो सारी चीज़ें ठीक कर लेनी है, ताकि वहाँ पर जाकर आपको इंसल्ट फील ना हो, वहाँ पर जाके आपको डांट ना सुनना पड़े और आपका समय बचे और आपका नॉलेज बढ़े, ताकि जो भी क्वेरी आने वाली है उसे आप पहले से सॉल्व करके रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड वही है हमारा बाइफर्केशन ऑफ आईटीसी क्लेम्ड ऑन गुड्स सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। हमने क्या किया दोस्तों, आईटीसी का बाइफर्केशन किया है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करेंगे इंपोर्ट्स का, सारी चीजें। नॉर्मल आईटीसी हमारा कौन सा है और हमारा रिवर्स चार्ज वाला आईटीसी कौन सा है, ये हम अलग अलग करके उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग बना के। ये आ गया इन सारे वर्किंग का कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एज पर वर्किंग, हमारा रेवेन्यू जो हमारे जो इनकम दिखा रहे हैं हमारे वर्किंग के अकॉर्डिंग कितना है वो यहाँ नोट कर लेंगे। टोटल रेवेन्यू एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कितना आ रहा है वो लिख लेंगे, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आरसीएम,
आरसीएम लायबिलिटी एज पर वर्किंग, जो हमने वर्किंग बनाई है उसमें कितना आ रहा है, हमने 3B में कितना पे किया है आरसीएम, वो अगर उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आप वो यहाँ पे नोट कर लोगे। फिर तीसरा है आईटीसी, आईटीसी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना इनपुट टैक्स आ रहा है। उसके बाद आईटीसी एज पर जीएसटीआर 3B, 3B में कितना आ रहा है, 2A में कितना आ रहा है और 2B में कितना आ रहा है, इन सबका डिफरेंस आपको नोट करना होगा दोस्तों। उसके बाद है आरसीएम आईटीसी, आरसीएम लाइबिलिटी एज पर वर्किंग, जो आपने वर्किंग बनाई है आरसीएम लाइबिलिटी की उसमें कितना आ रहा है, आपने क्रेडिट क्लेम कितना किया है आरसीएम का और उन सबका डिफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये चीजें आपको देखनी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वेदर ऑल इनकम एज पर फॉर्म 26AS, AIS, TIS आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपका जो इनकम फॉर्म 26AS में शो हो रहा है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे AIS और TIS में रिपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा आपके पैन नंबर के थ्रू। ठीक है, क्या वो सारी चीजें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मैच है, रिकॉर्डेड है, सारी चीजें एंट्री जो पोर्टल पे दिख रही है, क्या 26S में जो दिख रही है वो एज इट इज आपके बुक्स में मैच है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैच करना है, और है तो अच्छी बात है। ठीक है, इफ नो, अगर नहीं है, प्लीज प्रोवाइड रिकंसिलेशन एज पर अटैच्ड शीट एनेक्चर 3। अगर नहीं है मैच तो आपको हम ये फॉर्मेट बता रहे हैं, इस फॉर्मेट में जो है हमें डेटा तैयार करके दीजिए कि क्यों मैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर नेम आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टर्नओवर की डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ जाएगी 26AS का। ठीक है, बिजनेस का टर्नओवर डाल दो, जो बुक्स में आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो 26AS में आ रहा है वो क्या आ रहा है, और दोनों को प्लस माइनस करके डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, बुक्स में क्या टीडीएस आ रहा है और फॉर्म 26AS में क्या टीडीएस आ रहा है, फिर उसको जब आप मैनेज करोगे तो उसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। क्या क्या चीजें चेकआउट करनी है, एक तो बिजनेस का टर्नओवर। ठीक है, बिजनेस के टर्नओवर के अंतर्गत जो भी आपका डिटेल्स लेजर्स आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके जोड़ लोगे, 26S से कंपेयर कर लोगे, AIS से कंपेयर कर लोगे और देख लोगे प्लस माइनस करके कि कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रही है। इसी तरह टीडीएस जो कटा हुआ है उसे एक जगह करके नोट कर लोगे बुक्स वाला, और देखोगे जो जो आपके 26AS में आ रहा है क्या वो बुक्स में कहाँ डिफरेंस आ रही है, वो आपको जब प्लस माइनस करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अदर इनकम यहाँ पे देखने को मिलेगी, अदर इनकम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अदर इनकम है। तो अगर आपका कोई अदर इनकम है जो आपने बुक्स अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रखा है, क्या वो 26AS में आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, क्या डिफरेंस है वो निकालो, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर टीडीएस अगर कटा हुआ है अदर इनकम वाला कुछ तो वो यहाँ पे लिख दोगे। फिर एफडीआर इंटरेस्ट होता है दोस्तों कि एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके जो टीआईएस ईआईएस है वहां पे कभी कभी क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि अक्रूड जो इंटरेस्ट होता है वो वहां पे दिखाता है, जबकि आपके बैंक में वो चीजें नहीं दिखाती है। कारण ये है कि दोस्तों जो आपने एफडी करा रखी है, मान लेते हैं कि 3 साल का एफडी करा रखी है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 3 साल के बाद मिलने वाला है, बट आपका इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है जो कि टीआईएस में वो रिफ्लेक्ट होता रहता है आपके पैन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। फिर डिविडेंड, डिविडेंड जो आपने कहीं शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे, वहां से जो पैसे आए हैं वो सारी डिटेल्स का यहाँ पे चेकआउट कर लोगे। फिर रेंटल इनकम अगर कोई आपको आ रहा है तो आप उसको चेकआउट कर लोगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और अदर इनकम है, सैलरी वगैरह है, कुछ और है, वो सारी चीजें आप चेकआउट कर लोगे कि आपका जो भी इनकम 26S में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पॉइंट का सीधा सीधा कहना है जो भी इनकम 26S में आ रहा है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस प्रोफेशन हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, जो भी हो, वो सारी चीजें आपको रिकंसाइल कर लेनी है AIS TIS से और 26AS से, ताकि आपका कोई भी ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट की नजर में है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं मिस ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए, ताकि आपको बाद में नोटिस ना आए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में दोस्तों, वेदर बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मैच विथ बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ नो प्लीज प्रोवाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये पॉइंट हमारा कहता है दोस्तों कि जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपके एज पर बैंक स्टेटमेंट, आपका जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, उस डेट को आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैच है या नहीं। अगर नहीं है तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के उनसे आप मांग सकते हैं, क्लाइंट से मांग सकते हैं, या आपको बना के अपने सीए को देना होता है।
कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मेट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से बैंक है वो ले लो, अकाउंट नंबर क्या है वो ले लो, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, जैसे करेंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, व्हीकल लोन है, ओवरड्राफ्ट है, सेविंग अकाउंट है, क्या क्या चीजें है वो सारी आप देख लो यहाँ पे। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है आपके स्टेटमेंट में, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, आप उसका कंफर्मेशन दो कि क्यों आ रहा है डिफरेंस। नेक्स्ट एक चीज और बताना चाहेंगे, आप बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि वो सबसे ठोस सबूत होता है बैलेंस सर्टिफिकेट, ताकि उसे ये पता चलता है कि इस डेट को ये बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों वो सबसे पक्का जो कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट वो होता है। तो अगर आपको बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज आप स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो कहता है कि वेदर बैंक लोन अकाउंट बैलेंस एज पर लोन स्टेटमेंट मैच विद बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ नो प्लीज प्रोवाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहता है कि आपने जो बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो आपके लोन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें क्या वही क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जो भी इंटरेस्ट स्टेटमेंट में है क्या वही आप बुक कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको चेक आउट करनी होती है, चेक करनी होती है कि सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप रिकंसाइल करोगे कि आपने कहाँ चूक किया है, कहाँ गलती हुई है, आप उसे ठीक करोगे, ठीक करवाओगे, जैसे भी है आपका ये पॉइंट है, इसे आपको क्लियर करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इज देयर एनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर, इफ यस प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स एज पर अटैच्ड शीट एनेक्सर 5। कि क्या कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस में प्रोप्राइटर या पार्टनर के द्वारा, अगर हुआ है तो आप मुझे उसका एनेक्सर बना के, उसका डिटेल्स बना के हमें दो। उसका फॉर्मेट मैंने दोस्तों यहाँ पे लगा दिया है कि आपको किस तरह से बनाना है। डिटेल्स ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन विद सोर्स, ठीक है। डेट डाल दोगे किस डेट को पैसे आए, अमाउंट डाल दोगे कितने पैसे, सोर्स ऑफ कैपिटल कि आपको पैसे कहाँ से आए, ये वाले जो पैसे आप दिखा रहे हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में वो कहाँ से आए। हो सकता है LIC मनी आया, जो आपने LIC करा रखा है उसका पैसा आया हो, या अगर किसी और अदर चीज जो कैपिटल से रिलेटेड है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर LIC का है तो आपको वहां पे पेमेंट एडवाइस लेना है, ठीक है। वेदर टैक्सेबिलिटी ऑफ रिसिप्ट चेक विद कमेंट्स, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन। दोस्तों मैंने जो ये LIC वाला बताया वो सिर्फ एक एग्जांपल है, इस तरह के और भी चीजें हो सकती है, और भी अदर चीजें हो सकती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि वेदर there is any changes in business location and premises, if yes provide the details of charge as per attached sheet annexure 6। हमारा ये पॉइंट 9 कहता है कि अगर आपके बिजनेस के लोकेशन में कोई चेंजेस हुई है, अगर हुई है तो आप उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कीजिए हमारे दिए गए एनेक्सर के अकॉर्डिंग। इसमें दोस्तों मैंने आपको इसका फॉर्मेट शेयर किया है एनेक्सर 6 कि कैसे आपको आपका जो एड्रेस चेंज हुआ है उसका रिपोर्ट आपको कैसे देना है। पर्टिकुलर्स, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, करेंट फाइनेंशियल ईयर, कमेंट्स इफ एनी, अगर चेंजेस हुआ है तो देना है, नहीं हुआ है तो आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। चेंजेस इज बिजनेस लोकेशन एंड प्रेमिसेस, लास्ट ईयर में हुआ है या करंट ईयर में हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है आप रिपोर्ट कर दो। नंबर 16 कहता है कि प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर अटैच्ड शीट C4। कहता है कि आपके पास जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइक GST, लाइक एक्साइज ड्यूटी नंबर, लाइक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइक कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले रखा है उन सबको यहाँ पे डिस्क्लोज करके हमें बताओ कि कौन कौन से ऐसे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले रखा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे बताओ। सपोज अगर GST नंबर है तो क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे डालो, क्या है GST नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है। चेंजेस, एडिशन और डिलीशन इफ एनी, अगर उस नंबर में कोई चेंजेस हुआ है, GST नंबर तो ले रखा है, अगर कुछ चेंजेस हुआ है या आपने कोई एडिशन करी या आपने उसमें से कुछ डिलीट किया, कुछ किया तो आप बताओ। एक्साइज ड्यूटी नंबर,
ड्यूटी नंबर लिखो, यहाँ पे चेंजेज हुआ है कुछ तो वो बताओ, नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर में हो जाएगा और इसी तरह कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट 11 कहता है कि विच टैक्स रिजीम डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, ओल्ड और न्यू। दोस्तों हर साल कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, तो और न्यू और ओल्ड रिजीम में कुछ ना कुछ डिफरेंस डिडक्शंस के रह जाते हैं या कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। तो हमें ये चूज करना होता है कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिट है। पहले तो हमें देखना होता है कि हमारे कंडीशन में कौन सा टैक्स रिजीम जो है बेस्ट रहेगा, जिसमें हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग ये चीज मान के चलते हैं और हम लोग अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें न्यू रखना है या हमें ओल्ड रखना है। ये चीज क्लाइंट कंफर्म करता है कि हमें क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबिलिटी होती है हम उसको फॉलो करते हैं और आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है 12, वो कहता है कि वेदर देयर इज एनी चेंजेस इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, एग्जांपल चेंजेस इन प्रोप्राइटर पार्टनर, इफ यस प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स एज पर अटैच्ड सीट। जो हमने आपको सीट दिया हुआ है उसमें आप हमें उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर कोई चेंजेस हुई है प्रमोटर में, प्रोप्राइटर में, पार्टनर में, तो आप हमें उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं दोस्तों, चेंजेस इन प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर में कुछ चेंजेस हुआ है, लास्ट ईयर में हुआ है या करेंट ईयर में हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज को आप यहाँ पे डिस्क्लोज करके दे सकते हो। नेक्स्ट है चेंज इन पार्टनर्स। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर पार्टनर में करेंट ईयर में कोई चेंजेस हुआ है या लास्ट ईयर में कोई चेंजेस हुआ है, जो भी हुआ है डिस्क्लोज करोगे, यहाँ पे बताओगे, दोगे। उसके बाद है चेंजेस इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई पार्टनरशिप डीड बनती है उसी टाइम उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो आप जिस भी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो चीजें हो रही है, आप अपने सीए को, अपने टैक्स ऑडिटर को ये चीजें रिपोर्ट करोगे, बताओगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 13, whether there is any changes in the nature of business, commodities, services during the year, if yes please provide the details as per attached sheet CL10। दोस्तों हमारा ये पॉइंट्स कहता है कि अगर आपके बिजनेस के नेचर में कोई चेंजेस हुआ है तो उस चीज को आप डिस्क्लोज करोगे, ये हमें डिपार्टमेंट को बताना होता है, ठीक है। तो आप अपने सीए को, आप अपने टैक्स ऑडिटर को इस चीज को अच्छे से डिस्क्लोज करके दोगे। ये अकाउंटेंट का ही बेसिकली काम होता है, बिकॉज ये बिजनेसमैन को बना के फॉर्म सीए को देना होता है ताकि वो चेक करेंगे कि जो डिटेल्स आपने दी है क्या वो डिटेल्स सही है या नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझोगे तभी आप बना के दे पाओगे आप सही, ताकि जब आपकी टैक्स ऑडिट होगी उस टाइम पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेचर ऑफ बिजनेस है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, अगर है कुछ चेंजेस तो आप बताओ, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस में सर्विसेज लिस्ट है, कमोडिटीज लिस्ट है, अगर कुछ है तो यहाँ पे डिस्क्लोज करो, अदरवाइज स्किप करो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है पॉइंट नंबर 14, what books of accounts are maintained and the address at which such books are maintained, addresses of all such location to be provided। कहता है कि किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जा रहा है, किस एड्रेस पर किया जा रहा है, किस पते पर किया जा रहा है। जिस भी पते पर किया जा रहा है वो सारे लोकेशन हमें प्रोवाइड होने चाहिए। क्लॉज यहाँ पे देख सकते हैं, क्लॉज 11B कहता है कि लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एंड एड्रेस। कहता है कि सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ बुक्स, एड्रेस वेयर मेंटेन। पहला है कि कैश बुक कहाँ मेंटेन किया जाता है उसका एड्रेस बताओ। बैंक बुक कहाँ मेंशन किया जाता है वो बताओ। जनरल लेजर, सेल्स लेजर, बेसिकली दोस्तों ये सारे काम एक ही जगह पे किए जाते हैं। हमारे बुक्स ऑफ मेंटेन के जितने भी काम है वो सारे तो एक ही जगह पे करते हैं, तो हमें सेम एड्रेस, इसमें तो एक ही जगह का एड्रेस आएगा, जहां से भी आप अपना ऑपरेट कर रहे हो वो सारा एक ही एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे डाल दोगे।
अगर कुछ चेंजेज हुआ है तो आप पहले वाले नोट्स में जो मैंने बताया था वहां पे डिस्क्लोज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 15, हैव यू सोल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर? क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड किया है? कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है, आपने कुछ सेल किया है लैंड खास तौर पे? इफ यस, अगर किया है, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स एज पर अटैच्ड शीट C17। ठीक है, जो हमने आपको फॉर्मेट दिया है उस शीट का नाम है CL17। क्लॉज 17 में जो हमसे पूछा जाता है, क्लॉज 17 ये कहता है कि डिटेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फ्लैट है, जो भी लैंड है आपने बेचा है अगर, तो आप हमें उसकी डिटेल्स दोगे। क्या क्या दोगे, कैसे कैसे दोगे, वो हम आपको इस फॉर्मेट में दिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर लिख दो, जितने भी आपके प्रॉपर्टी एक है तो अच्छी बात है, ज्यादा है तो सीरियल वाइज आप दे सकते हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, रेसिडेंशियल निवास वाला प्रॉपर्टी है या खेती वाला है, कैसा है, किस तरह का है, उस हिसाब से नेचर देना है। ठीक। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने बेची है उसका लोकेशन क्या है, क्या एड्रेस है, क्या पता है। नेक्स्ट है सेल कंसीडरेशन, सेल जो हुआ है टोटल वो कितना अमाउंट का हुआ है। स्टाम्प ड्यूटी जो आपने पेड किया है कितना किया है, स्टाम्प ड्यूटी पेड का जो रेट है वो क्या है, स्टाम्प ड्यूटी रेट किस स्टेट का है और उसका क्या रेट है, एसेसेबल वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें। दोस्तों अब ये डिटेल्स मिलेगी कहाँ से? अगर आपने बेचा है तो सेल डीड तो बनी होगी, और उस डीड में जो है वो सारी चीजें मेंशन होती है, उस डीड से आप ये सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16, कहता है कि वेदर देयर इज एनी एडिशन और डिलीशन इन फिक्स्ड एसेट्स, कि क्या आपके फिक्स्ड एसेट्स में कुछ एडिशन हुए हैं या कुछ डिलीशन हुए हैं, अगर हुए हैं तो हमें उसका सपोर्टिंग इनवॉइस, एग्रीमेंट, सारी चीजें प्रोवाइड करो। दोस्तों बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स की जो है एक अलग से फाइल मेंटेन करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, और उसमें डेट का खास महत्व होता है क्योंकि हम लोग डिप्रिशिएशन क्लेम करते हैं, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स की अलग से फाइल मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि हम उसका सही से डेट पता करके सही से डिप्रिशिएशन क्लेम कर सके। ठीक है, हमने आपको फॉर्मेट दिखा दिया, इस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना सारा वर्किंग बना सकते हो। एक फॉर्मेट और है फिक्स्ड एसेट्स का दोस्तों, इसमें ग्रॉस ब्लॉक होता है कि बिगिनिंग में कितना वैल्यू था आपका, जब भी फिक्स्ड एसेट्स है उसमें क्या एडिशन हुआ, क्या डिलीशन हुआ, लास्ट में क्या वैल्यू बचा, फिर उसके बाद डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का लास्ट ईयर वाला जो क्लोजिंग था उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, फिर क्या डिप्रिशिएशन कैलकुलेट हुआ वैल्यू एट द एंड पे। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, कितना डिप्रिशिएशन लगा, और फिर ये WDV मेथड होता है। ठीक है, उसका WDV निकल के यहाँ आ जाता है जो हमें बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना होता है। यह है इनकम टैक्स का डिप्रिशिएशन शेड्यूल। इनकम टैक्स का और कंपनीज एक्ट का अलग अलग डिप्रिशिएशन शेड्यूल है दोस्तों, दोनों का अलग अलग तरीका चलता है, अपना अपना अलग तरीका। तो जो CA साहब होते हैं वो दोनों तरीके से करके चलते हैं, काम करके चलते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आपने नाम सुना होगा, वो इन्हीं दोनों के टाइम डिफरेंस की वजह से होता है। जो इनकम टैक्स का रूल कहता है वो कुछ और कहता है, जो कंपनीज एक्ट का रूल कहता है वो कुछ और कहता है। इस बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइम डिफरेंस की वजह से हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जो निर्माण होता है, जन्म होता है, वो यहीं से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 17, कहता है कि आर यू लायबल फॉर PF एंड ESI, क्या आप जिनका काम कर रहे हैं, आपके जो क्लाइंट है, क्या उनके ऊपर PF और ESI एप्लीकेबल है? अगर है तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, एनेक्जर देनी पड़ेगी। दोस्तों PF एंड ESIC का जो पेमेंट का रूल कहता है उसका एक डेट फिक्स होता है पेमेंट का, हर मंथ के नेक्स्ट 15 को देनी होती है पेमेंट। ठीक है, 15 तारीख जो आपके अगले मंथ का होता है। अगर आप अप्रैल का पे कर रहे हो तो आप 15 तारीख तक कर दोगे, उससे पहले भी कर सकते हो लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। अगर करते हो तो उसका खर्चा अलाउड नहीं होता। ठीक है, वो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। तो अगर ये चीज आपको पहले से पता होगी और आप टाइमली पेमेंट करोगे तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ टैक्स ऑडिट में नहीं होगा। तो आपको ये जानकारी होनी बेहद जरूरी है कि जो PF और ESIC का पेमेंट होता है वो 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। एक चीज और, अगर नहीं हुई है तो भी
आपको खर्चा तो डिसअलाउ होगा ही होगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है और पे कराना है कि जो भी आपने जितने दिन लेट पेमेंट किया है उस पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, कितना इंटरेस्ट बनता है वो आप कैलकुलेट करोगे और उसे पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसी का हमने वर्किंग यहाँ पे समझाया है कि इसकी वर्किंग आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। आप मंथ वाइज पहले कॉलम बना लोगे, फिर इम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इम्प्लॉय का कितना है, एडमिन चार्ज कितना है और इन सब का टोटल कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, ड्यू डेट क्या है और पेमेंट डेट क्या है। ठीक है, ड्यू डेट भी 15 होता है और पेमेंट डेट अगर पहले है तो अच्छी बात है, अगर बाद में है इसका मतलब लेट पेमेंट है, तो आप यहाँ से ये वर्किंग बना के पता कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट है कुछ तो यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि जब लेट पेमेंट होता है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट, आपको सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट से ही नहीं, आपको चालान भी देखना है। चालान से भी, चालान का डाटा अलग तैयार करना है, बुक्स का अलग तैयार करना है और दोनों में कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या डिफरेंस है। अगर लेट पेमेंट हुआ है तो मैं बार बार बता रहा हूँ ये खर्चा डिसअलाउ होता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये ESIC की वर्किंग है दोस्तों, इसी तरह से ये भी बनता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18, वो कहता है कि हैव यू मेड एनी पेमेंट टू रिलेटिव इंक्लूडिंग सैलरी, रेंट, परचेज, इंटरेस्ट, etc. इफ यस, प्रोवाइड द डिटेल्स एज पर अटैच्ड शीट क्लॉज 23। जो टैक्स ऑडिट का क्लॉज 23 कहता है कि पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज हमें डिस्क्लोज करो, हमें बताओ कि आपकी कौन कौन से रिलेटेड पार्टी है, क्या नेचर ऑफ पेमेंट है, उसका क्या पैन नंबर है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपने अमाउंट पेड किया है। ये सारी चीजें आप उनको बताओगे, भले आप सैलरी दे रहे हो, भले आप रेंट दे रहे हो, भले गिफ्ट दे रहे हो, भले परचेज कर रहे हो, भले इंटरेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपको अपने सीए साहब को ये सारी चीजें क्लियर करनी होती है और उन्हें आगे डिपार्टमेंट को टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD में रिपोर्ट करनी होती है। तो अगर आप ये सब चीजें पहले से जान लोगे तो आपको टैक्स ऑडिट के वक्त प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 19, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर व्हिच डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। क्लॉज नंबर 26 43B की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नेचर ऑफ पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है और डेट ऑफ पेमेंट क्या है, वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे। जैसे गवर्नमेंट का GST नहीं पे किया है, कस्टम ड्यूटी रह रहा है या अदर कोई टैक्सेस रह रहा है, कंट्रीब्यूशन रह रहा है, एम्प्लॉयर का कोई भी चीजें रह रही है, तो आप रिटर्न के डेट तक इसे पे करना होता है, पे कर दो। ठीक है, जो भी आपका MSME का पेमेंट रह रहा है, इंडियन रेलवेज का कोई पेमेंट रह रहा है, लोन फ्रॉम बैंक का कोई पेमेंट रह रहा है, लीव इनकेस्टमेंट टू एम्प्लॉय रह रहा है, ये सारा चीजें आपको सेटअप करनी होती है। रिटर्न डेट तक कर सकते हो बट आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है, पर ये करना होता है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज ड्यू डेट में नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग है, तो आपको रिटर्न फाइल करने तक पहले कर देना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कि GST विच इज एक्सपेंस composition taxpayers and debited to profit and loss account but actually not paid on or before due date. Due date in your case is 31/10/2023 will not be available as deduction. ठीक है, यहाँ पे कुछ दोस्तों जैसे MSME वाले होते हैं, उनका जो हमारा पेमेंट होता है वो 15 डेज के अंदर करना होता है किसी भी, चूंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि जो भी छोटे लेवल के MSME है उनका पेमेंट 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए ताकि वो आगे अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो अगर कुछ ऐसा है तो आपको यहाँ पे वो बना के देनी है कि आपकी जो MSME है उनका लिस्ट देना है, उनकी पेमेंट की डेट देनी है, क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अनपेड अमाउंट अगर कुछ है आपके फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग डेट पे तो वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करके बताओगे। ठीक है, और अंत में ये डिक्लेरेशन है, आप उनसे ये डिक्लेरेशन ले लोगे जो भी MSME है कि I नेम ऑफ वेंडर ले लोगे, हियर बाय अफर्म दैट करेंटली वी आर नॉट रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेस अंडर MSME एक्ट। मान लेते हैं कि आपका कोई ऐसा है कॉन्ट्रैक्टर जो MSME में नहीं है। ठीक है, तो आप उनसे कंफर्मेशन ले लोगे कि आप MSME में नहीं हो। ठीक है, इफ इन फ्यूचर वी गेट रजिस्टर्ड अंडर MSME एक्ट वी विल इन्फॉर्म यू इमीडिएटली। आप उनसे ये डिक्लेरेशन, हैंड डिक्लेरेशन ले लोगे कि अभी तो हम MSME में रजिस्टर नहीं है बट इन फ्यूचर अगर होंगे तो आपको कंफर्म करेंगे। डिक्लेरेशन, I we declare that information furnished about is true and correct
to the best of our knowledge and belief. In case if there is any changes in the information furnished above, we will inform you accordingly. कहता है कि ऊपर जो चीजें हमने बताई है वो सारी हमारे नॉलेज के हिसाब से सही है, अगर इसमें कोई भी गलत पाया जाता है तो आप इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये आप उनसे हैंड डिक्लेरेशन ले लोगे कि वो एमएसएमई में है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, और अगर है तो आप उनका पेमेंट आपको 15 दिन के अंदर करना होता है, और आपको ये चीजें बतानी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है अगर कोई अनपेड ड्यूज है तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है 20, वो कहता है कि प्लीज प्रोवाइड इनकम टैक्स रिटर्न्स with details computation of last financial year along with intimation under section 143 का 1. Note, in case assessment is carried for any earlier years, provide copy of assessment order. कहता है कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो कंप्यूटेशन के साथ डिटेल्स में हमें प्रोवाइड करें, ताकि हमें ये पता चले कि कोई आपका कैरी फॉरवर्डेड लॉस हो रहा है तो हम उसे सेटअप कर सके, या और भी कोई असेसमेंट ऑर्डर वगैरह है तो उसे हम देख के इस साल उसको हम क्लियर कर सके। ठीक है, इसीलिए पिछला देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या अगर कुछ पेंडिंग रह गया है तो उसे हम इस साल क्लियर कर सकते हैं, कोई पॉइंट्स ऐसा है जिसे इस साल ठीक किया जा सकता है तो आप उसे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 21, हैव यू मेड इन्वेस्टमेंट फॉर विच डिडक्शंस आर अवेलेबल such as LIC, Mediclaim, Premium, NSC, NPS, Tax Saver, FD, School Fees, etc. If yes, please provide details as per attached sheet clause 33. जो टैक्स ऑडिट का क्लॉज 33 है वो कहता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लाइक LIC, लाइक मेडिक्लेम प्रीमियम, लाइक NSC, लाइक NPS, टैक्स सेवर, FD, स्कूल फीस, तो उसकी डिटेल्स हमें आप प्रोवाइड कीजिए। क्लॉज 30 ये कहता है कि इन सब चीजों की हमें डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। क्या क्या देना है? अगर आपने कोई LIC प्रीमियम कराई है, आपको पॉलिसी नंबर बताना है कि आपका जो LIC का पॉलिसी नंबर है वो क्या है। अगर कोई मेडिक्लेम है तो आपको उसका पॉलिसी नंबर बताना है कि आपके जो मेडिक्लेम है उसका पॉलिसी नंबर क्या है। नेक्स्ट है स्कूल फीस। स्कूल फीस दे रहे हैं तो आपके बच्चों का नाम क्या है वो बताओ। PPF में कुछ पैसे आप डाल रहे हो उसकी डिटेल्स दो, NSC में डाल रहे हो उसकी डिटेल्स दो, और 5 साल के लिए टैक्स सेविंग स्कीम कोई भी FD करा रहे हो तो उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, हैव यू डिडक्टेड TDS ऑन एनी एक्सपेंसेस? इफ यस, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स एज पर अटैच्ड शीट क्लॉज नंबर 34A। कहता है कि आपने किसी खर्चों पर TDS काटा है, अगर हाँ तो हमें उसका डिटेल्स दीजिए। क्लॉज नंबर 34I, क्लॉज नंबर 34A ये कहता है कि आपने अगर किसी खर्चों पे किसी का TDS काटा है तो हमें उसका डिटेल्स दो। ठीक है, आपने जो फॉर्म नंबर 26Q, 24Q या अदर कोई फॉर्म जो आप पे एप्लीकेबल है उन सब की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट में नेचर ऑफ पेमेंट लिख लोगे, नेम ऑफ पे लिखोगे, पैन नंबर लोगे, अमाउंट कितना दिया वो लिखोगे, क्या रेट एप्लीकेबल होता है, 19 मतलब कौन से सेक्शन में जाएगा, C में जाएगा, J में जाएगा, I में जाएगा, किस में जाएगा, ये आप नेचर से डिसाइड करोगे कि वो किस टाइप का खर्चा है। ठीक है, कितना टैक्स आपने काटा, गवर्नमेंट को दिया या नहीं दिया, कितना TDS काटना था और कितना काटा, कम काटा तो क्यों काटा, ज्यादा काटा तो ठीक है क्यों काटा। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग वर्किंग बनाओगे, पता करोगे और अपने जो प्रोफेशनल जो CA साहब है उनको आप रिपोर्ट करोगे। नेक्स्ट ये दोस्तों, ये कुछ हमने वर्किंग का फॉर्मेट बना के दिया है आपको। आप इस तरह से अपने नॉलेज में अपने लिए वर्किंग कर सकते हो कि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने कहाँ पर क्या चूक की है, कहाँ पर आपसे क्या गलती हुई है। अगर आप इस तरह की वर्किंग बना के काम करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती रहेंगी और आप उसे ठीक करके एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनते जाओगे, एक अकाउंट्स मैनेजर बनते जाओगे और आपकी ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 23, आर देयर एनी परचेजेस इन एक्सेस ऑफ RS 50 lakhs? क्या कोई ऐसा परचेज हुआ है जो 50 लाख से ज्यादा का हो? इफ यस, अगर हुआ है, हैव यू डिडक्टेड टैक्स ऑन सच परचेज? क्या आपने वैसे परचेज पे कोई टैक्स डिडक्ट किया है? इफ यस, अगर किया है, प्रोवाइड द डिटेल्स एज पर अटैच्ड शीट क्लॉज नंबर 34A। अगर कोई ऐसा परचेज आपने किया है जिस पर 50 लाख से ज्यादा का परचेज जिसमें आपने किया है तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर TDS काटोगे, वो एप्लीकेबल होता है आप पे। तो
अगर है तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे, आप बताओगे, ताकि क्लॉज नंबर 34A की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, आप वो दोगे और हमें उसमें भरना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 24 कहता है कि हैव यू फाइल्ड टीडीएस रिटर्न, क्या आपने अपना टीडीएस रिटर्न फाइल किया? इफ यस, अगर किया, प्रोवाइड द डिटेल्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर अटैच्ड शीट क्लॉज नंबर 34B। जो टैक्स ऑडिट का क्लॉज नंबर 34B है वो कहता है आपने अगर टीडीएस का रिटर्न भरा है तो उसकी सारी डिटेल्स हमें दो। ठीक है, जैसे 24 की हो गया दोस्तों, 26 की हो गया, 27E क्यू हो गया। 24 क्यू में सैलरीज के टीडीएस आ जाते हैं, 26 क्यू में अदर देन सैलरी आ जाता है, और 27E क्यू में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर होता है दोस्तों अप्रैल से लेकर जून तक, सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, और थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और फोर्थ होता है जनवरी से मार्च तक। ठीक है, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होती है वो फर्स्ट क्वार्टर की होती है जुलाई में 31 जुलाई को, सेकेंड क्वार्टर की होती है 31 अक्टूबर को, थर्ड क्वार्टर की होती है 31 जनवरी को, और फोर्थ क्वार्टर की होती है 31 मई को। ठीक है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा हो उस हिसाब से आप ईयर अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, जो ड्यू डेट है उसी डेट तक फाइल हो जाना चाहिए सारी चीजें, सब पे पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाता है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कहता है कि वेदर एनी असेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर अंडर वैट, जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज और एनी अदर लॉ अदर देन इनकम टैक्स। इफ यस, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स एज पर अटैच्ड शीट क्लॉज नंबर 41 विद कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। कहता है कि कोई भी ऐसा है जो डिमांड रेज हुआ है, रिफंड इश्यू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स लॉज अदर देन इनकम टैक्स के अलावा अगर कोई हुआ है जैसे वेल्थ टैक्स वगैरह, तो आप हमें उस चीज का डिटेल्स यहाँ पे दो। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे फाइनेंशियल ईयर टू विच डिमांड या रिफंड जो रेज्ड हुआ है वो किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। नेम ऑफ अदर टैक्स या लॉ जैसे जीएसटी, जैसे सेंट्रल एक्साइज, जैसे सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे सेल्स टैक्स, जैसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जैसे अदर इनडायरेक्ट ड्यूटी। ठीक है, टाइप डिमांड रेज रिफंड रिसिप्ट जो भी है वो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे डेट ऑफ डिमांड रेज और रिफंड रिसिप्ट, यहाँ पर लिखोगे अमाउंट और यहाँ पर लिखोगे रिमार्क्स। ठीक है, ये सारी चीजें लिख लोगे तो ऑलमोस्ट जो है दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आप करके जाते हो तो आपके जो टैक्स ऑडिटर है वो उनको काफी हेल्प मिलेगी ये सारी, क्योंकि यही क्वेरी वे आपसे पूछने वाले हैं, और अगर आप ये पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन बनेगा, आपकी नॉलेज गेन होगी और आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर ये सारी चीजें पता होगी तो आपको अपने बुक्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा, आप जो गलतियां करेंगे वो बहुत कम करेंगे, क्योंकि हमने जो बताया है ये टैक्स ऑडिट का टी भी नहीं है, यानी कि ये बहुत कम बताया है। टैक्स ऑडिट जो है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप समझो कि बेसिक से एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी चीज होती है, मैं फिर से बता दूं कि एक लिमिटेड चीज है, टैक्स ऑडिट इतनी छोटी चीज नहीं है कि इसे आधे घंटे 1 घंटे के वीडियो में बताया जा सके। ठीक है दोस्तों, टैक्स ऑडिट पे और भी दूसरा क्लास हम करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफी हद तक चीजें आपकी कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे थे महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल पर, मैं केशव झा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हम और भी इस तरह की चीजें नई नई जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे टैक्स से रिलेटेड, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी काम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, अधिकतर काम आप खुद से हैंडल कर सको, क्योंकि दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। धन्यवाद, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, फिर दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।